नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस रैंक 1 पर। अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड और आसान भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जी। और आज का ये जो हमारा अध्ययन सत्र है, ये बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश की जनजातियों यानी ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज का ये सत्र कोई सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि एक बहुत ही विस्तृत, धीमी गति का और गहराई से भरा हुआ क्लासरूम लेक्चर होने वाला है। एकदम सही। हम स्रोत सामग्री के एक एक शब्द को, एक एक तथ्य को बहुत आराम से खोलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्स या बुलेट पॉइंट्स को रट लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य है प्रत्येक जनजाति के निवास, उनके समाज और उनकी मान्यताओं के पीछे के विज्ञान और इतिहास को बारीकी से समझना। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि वो आराम से बैठें और इस ज्ञान को आत्मसात करें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही प्रमुख जनजाति की, थारू जनजाति। थारू जनजाति, इनका जो निवास क्षेत्र है ना, वो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र, अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो तराई हिमालय की तलहटी का वो हरा घरा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा नमी होती है। बिल्कुल सही कहा। और इस क्षेत्र के जो मुख्य जिले हैं, मैं उनका नाम बहुत धीरे धीरे और जोर देकर बताना चाहूंगी ताकि श्रोताओं के दिमाग में बैठ जाएं। जी बताइए। सबसे पहला है महाराजगंज। महाराजगंज, ठीक है। दूसरा है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। फिर आता है श्रावस्ती। उसके बाद बहराइच। श्रावस्ती और बहराइच। और अंत में लखीमपुर खीरी। यानी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, ये पूरी तराई की बेल्ट है। बिल्कुल। अब अगर हम इनके वंश की बात करें तो थारू समुदाय स्वयं को किरात वंश का वंशज मानता है। किरात वंश, ये बहुत ही ऐतिहासिक नाम है और शायद इसी वजह से इनका शारीरिक गठन मंगोलॉइड प्रजाति जैसा होता है। हाँ, मंगोलॉइड प्रजाति। इसका अर्थ अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये उस तरह की शारीरिक बनावट है जो ठंडे और नम वातावरण के अनुकूल होती है, जैसे कि चेहरा थोड़ा चौड़ा होना और त्वचा में हल्का पीलापन होना। मतलब उन्होंने उस तराई के भूगोल के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। जी बिल्कुल, ये एक वैज्ञानिक अनुकूलन है। अच्छा, यहाँ स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो यूपीपीएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और वो मुझे बहुत आश्चर्य में भी डालता है। आप दिवाली वाले तथ्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये तथ्य कि थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। जी, शोक पर्व यानी फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग। ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जहां बाकी पूरी दुनिया, पूरा देश रोशनी मनाता है, खुशियां मनाता है, वहां ये समुदाय शोक क्यों मनाता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी भावना है। ये कोई विरोध नहीं है, बल्कि इसी दिन वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ओहो, मतलब जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, ये दिन उनकी स्मृति को समर्पित है। बिल्कुल, वे अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसलिए यहाँ शोक शब्द का अर्थ अवसाद नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान है। हर एक शब्द का अपना महत्व है। ये वाकई नजरिया बदल देने वाली बात है। और अगर हम इनके समाज की बात करें तो इनमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम। और इसके साथ ही एक बहुत ही खास प्रथा है, बदला विवाह। बदला विवाह, यानी सरल शब्दों में कहें तो बहनों का आदान प्रदान। एक परिवार अपनी बेटी की शादी दूसरे परिवार में करता है और बदले में उनकी बेटी अपने घर लाता है। बिल्कुल। और समाजशास्त्र के हिसाब से देखें तो ये प्रथा कोई साधारण लेन देन नहीं थी। ये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बहुत ही मजबूत तरीका था। वो कैसे? मान लीजिए दो परिवारों के बीच बहनों का आदान प्रदान हुआ है, तो कोई भी परिवार दूसरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करने से बचेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका असर सीधे उसकी अपनी बेटी पर पड़ेगा जो दूसरे घर में है। क्या बात है, मतलब ये एक तरह का शांति समझौता या सुरक्षा की गारंटी थी। जी, एकदम सही। और अब अगर हम इनके विकास और शिक्षा की बात करें तो थारू बच्चों की शिक्षा के लिए एक विशेष कदम उठाया गया है। हाँ, लखीमपुर खीरी में वहाँ एक थारू जनजाति महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बिल्कुल, थारू जनजाति महाविद्यालय। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर 1980। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी।
इस परियोजना का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका लक्ष्य थारू समुदाय को मुख्य धारा के विकास से जोड़ना था। तो तराई क्षेत्र की इस सबसे प्रमुख जनजाति को हमने बहुत गहराई से समझा जी। और अब हम उस जनजाति की ओर बढ़ेंगे जो वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बन गई है, गोंड जनजाति। बिल्कुल, गोंड जनजाति का जो जनसांख्यिकी का गणित है वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वर्ष 2003 की जो अधिसूचना आई थी, उसके बाद गोंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह बन गया। और श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि 2003 से पहले थारू ही सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी। यानी 2003 के बाद गोंड नंबर 1 हो गए। और जब कोई समुदाय इतना बड़ा होता है तो उसका निवास क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, इनका फैलाव बहुत विशाल है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिले इसमें आते हैं। मैं इन जिलों की पूरी सूची एक एक करके पढ़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, धीरे धीरे बताइएगा। शुरू करते हैं महाराजगंज और सिद्धार्थनगर से। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। फिर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ और आजमगढ़। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, ये तो पूरा पूर्वांचल कवर हो रहा है। जी, और आगे बढ़ें तो जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी। जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी। और अंत में मिर्जापुर और सोनभद्र। बाप रे, ये तो सच में एक बहुत ही विशाल भौगोलिक फैलाव है। और इसी विशाल भौगोलिक फैलाव के कारण ही गोंड जनजाति कई उपजातियों में बढ़ गई है। ये तो स्वाभाविक है, इतने बड़े इलाके में एक रूपता तो नहीं रह सकती। तो इनकी उपजातियां कौन-कौन सी हैं? मैं प्रत्येक नाम को दो बार दोहराऊंगी ताकि वो याद हो जाए। सबसे पहले धुरिया, धुरिया, फिर नायक, नायक, ओझा, ओझा, पठारी, पठारी और राजगोंड। राजगोंड। तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। बिल्कुल। और भले ही ये अलग अलग उपजातियों में बटे हों, लेकिन इनके प्रमुख देवता पूरे समुदाय को एक साथ बांधते हैं। और वे देवता कौन हैं? इनके प्रमुख देवता हैं बड़ा देव। बड़ा देव? जी, बड़ा देव, दूल्हा देव और शीतला माता। बड़ा देव, दूल्हा देव और शीतला माता। और मुझे लगता है कि ये प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हैं, जो कि इनके लोक नृत्यों में भी दिखता है। हाँ बिल्कुल। इनके जो 2 प्रमुख नृत्य हैं, कर्मा और सैला, हाँ। अगर हम एक उदाहरण दें तो ये नृत्य केवल खाली समय का मनोरंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रकृति पूजा और फसल कटाई के जीवित ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। जब फसल कटती है तो वे प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए ये नृत्य करते हैं। आपने बहुत गहरा विश्लेषण किया। कर्मा और सैला वास्तव में उनके जीवन चक्र का जश्न है। जी, तो इतने बड़े भौगोलिक फैलाव वाली गोंड जनजाति के बाद अब हम एक बहुत ही विशिष्ट और सीमित क्षेत्र में रहने वाली जनजाति का गहन अध्ययन करेंगे। और वो जनजाति है बुक्सा, या जिसे भोक्सा भी कहा जाता है। बुक्सा या भोक्सा। तो इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है? ये जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है और कुछ हद तक इनका विस्तार आगरा में भी देखने को मिलता है। बिजनौर और आगरा। अच्छा, इनके वंश को लेकर जो बात स्रोत में लिखी है वो बहुत ही ध्यान देने लायक है। जी, यह स्वयं को पतवार राजपूत घराने का मानते हैं। पतवार राजपूत घराना। और क्योंकि ये खुद को राजपूत मानते हैं तो इनके समाज और विवाह प्रथाओं पर मुख्यधारा के हिंदू समाज का बहुत गहरा असर दिखता है। बिल्कुल, और इसीलिए इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रथाएं पाई जाती हैं। इसे थोड़ा आसान और धीमी भाषा में समझते हैं। हाँ। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? देखिए, बिना कोई बाहरी जानकारी जोड़े अगर हम इसे स्रोत के आधार पर सरल करें तो इसका मतलब है कि इनके समाज में अलग अलग स्तर या वर्ग बन गए हैं। यानी समाज में एक स्ट्रक्चर आ गया है। जी, और अनुलोम या प्रतिलोम का मतलब है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच वैवाहिक संबंध स्वीकार्य हैं, चाहे लड़का उच्च वर्ग का हो और लड़की निम्न वर्ग की, या इसका उल्टा हो। दोनों ही स्थितियों में विवाह को समाज की मान्यता मिलती है। ये बहुत ही स्पष्ट नियम है। और इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, इनकी पंचायत व्यवस्था। बिल्कुल, इनकी पंचायत तो जैसे एक स्वदेशी सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती है। बहुत सही तुलना है। और इस पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, यानी जो मुखिया होता है, उसे तख्त कहा जाता है। तख्त? तख्त शब्द का तो मतलब ही राज सिंहासन होता है। जी, तख्त शब्द सत्ता और शक्ति का प्रतीक है। मुखिया को तख्त कहना ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था को लेकर इनकी सोच कितनी गंभीर है। और धर्म के मामले में? ये पूरी तरह से हिंदू धर्म को मानते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी पूज्य देवी हैं वो चामुंडा देवी हैं। चामुंडा देवी की पूजा, ये समुदाय की एक बहुत ही विशेष पहचान है।
और अगर हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था के मामले में इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। और इसीलिए इनके विकास के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। जी, 1983-84 में राज्य सरकार द्वारा बुक्सा जनजाति विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाँ, 1983-84 में बुक्सा जनजातीय विकास परियोजना, ताकि इस कृषि करने वाले समुदाय को मजबूत किया जा सके। बिल्कुल। तो कृषि करने वाले इस शांतिप्रिय बुक्सा समुदाय से आगे बढ़कर अब हम एक ऐसी जनजाति की ओर चलेंगे जिनका इतिहास पूरी तरह से वीरता और लड़ाई से जुड़ा है। आप खरवार जनजाति की बात कर रहे हैं, जिसे खैरवार भी कहा जाता है। जी हाँ, खरवार या खैरवार। सबसे पहले इनके निवास क्षेत्र के जिलों के नाम धीरे धीरे दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। इनके मुख्य जिले हैं सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी। अच्छा, इनके मूल निवास के बारे में क्या जानकारी है? इनका मूल निवास बिहार के रोहतासगढ़ को माना जाता है। रोहतासगढ़। और इनके जो दो नाम है ना, खरवार और खैरवार, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जी, इनके काम से जुड़ी हुई कहानी। बिल्कुल। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आज के समय में लोगों के उपनाम उनके काम से जुड़ जाते हैं ना, जैसे कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, तो वो उनकी पहचान बन जाता है। हाँ, एकदम सही बात है। वैसे ही ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से खैर यानी कत्था जो पान में लगता है, उस खैर के पेड़ से व्यापार करने का काम करता था। जी, और इसी खैर के व्यापार के कारण, खैर के साथ काम करने के कारण इनका नाम खैरवार या खरवार पड़ गया। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और यहाँ एक बात पर मैं बहुत जोर देना चाहूंगी। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य इनका लोक नृत्य है। अच्छा, वो कौन सा नृत्य है? इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्मा। हमने गोंड जनजाति में भी कर्मा नृत्य की बात की थी। जी, लेकिन खरवार जनजाति का शारीरिक गठन और स्वभाव गोंडों से काफी अलग है। हाँ, क्योंकि स्रोत बताता है कि इनका स्वभाव बहुत लड़ाकू यानी मार्शल होता है। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से ये बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, यानी शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर और वीर। और शायद इसी चुनौतीपूर्ण जीवन के कारण इनके धर्म और मान्यताओं में भी कुछ खास बातें हैं। जी, इनके देवताओं के नाम बहुत स्पष्ट रूप से स्रोत में दिए गए हैं। बधवस, वनंती भवानी और दूल्हा देव। इसके साथ ही इस जनजाति में अंधविश्वासों और जादू टोने में गहरा विश्वास पाया जाता है। वे अनजान शक्तियों से बचाव के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो जंगलों और मुश्किल हालात में रहने वाले समाजों में अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने प्रकृति और हिंदू देवी देवताओं को मानने वाली इन वीर जनजातियों को देखा, लेकिन अब हम बिजनौर की नदियों के पास रहने वाले एक बिल्कुल अलग समुदाय की ओर चलेंगे। माहीगीर जनजाति? जी, माहीगीर, जिनका धर्म और पेशा दोनों ही बाकी जनजातियों से एकदम अलग हैं। बिल्कुल। इनका निवास क्षेत्र बिजनौर जिले में गंगा और अन्य नदियों के तटवर्ती इलाकों में है। ये पानी के किनारे बसते हैं। और यहाँ पर श्रोताओं के सामने एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट आने वाला है। एक ऐसा तथ्य जो बहुतों को चौंका देगा। जी, धर्म के विषय में। बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र प्रमुख जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, और उसमें भी विशेष रूप से सुन्नी संप्रदाय को। ये वाकई में ध्यान देने योग्य तथ्य है। और पानी के किनारे रहने के कारण ही इनका व्यवसाय भी तय हुआ है। वो क्या है? इनका मुख्य और पारंपरिक काम है मछली पकड़ना, यानी फिशिंग और नाव चलाना। यानी नदियां ही इनका जीवन है। जी, और अगर इनके समाज की बात करें तो इस्लामी मान्यताओं के कारण इनके समाज में कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती। इस्लाम में समानता पर जोर है, इसलिए कोई ऊंच नीच या कठोर जाति प्रथा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये अपनी कबीलाई पहचान को बनाए रखते हैं। इसलिए इनके यहाँ विवाह केवल अपने ही कबीले के भीतर होते हैं। अच्छा, मतलब धर्म बदल गया लेकिन कबीले के नियम अभी भी कायम है। जी, यही इस जनजाति की खासियत है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात तो इनका इतिहास है। स्रोत सामग्री में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हाँ, महाभारत में इन्हें जल परिवहन और मछली पकड़ने वाले समुदाय के रूप में दिखाया गया है। जरा सोचिए श्रोताओं, महाभारत काल से चला आ रहा एक समुदाय जिसने बाद में इस्लाम अपनाया लेकिन अपना पारंपरिक पेशा आज तक नहीं छोड़ा। यह इतिहास की निरंतरता का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। तो अब नदियों के तट से हम सीधे घने जंगलों की ओर रुख करेंगे। जी, और जानेंगे उस जनजाति को जिसके नाम का अर्थ ही जंगल है,
सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? इस पर मैं विशेष जोर देकर बताना चाहूंगी कि ये जनजाति केवल और केवल ललितपुर जिले में पाई जाती है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। केवल ललितपुर में? और इनके नामकरण को अगर हम तोड़कर समझें तो सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है? जी, शहर। और शहर का अर्थ ही होता है जंगल, अर्थात ये मूल रूप से जंगल के निवासी हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जंगल पर इनकी ये निर्भरता इनकी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। वो कैसे? इनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये समझना जरूरी है कि इनका पूरा जीवन केवल जंगलों से लकड़ी काटने और वनोपज जैसे कि जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पर ही निर्भर है। यानी ये सिर्फ अपने गुजारे लायक ही कमा पाते हैं। जी, ये एक सर्वाइवल या निर्वाह अर्थव्यवस्था है। और इनके धर्म और मान्यताओं के बारे में क्या जानकारी है? ये पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, जिनमें भगवान हनुमान और माता दुर्गा इनके लिए प्रमुख हैं। हनुमान जी और दुर्गा माता। और चूंकि ये ललितपुर में रहते हैं तो बुंदेलखंड की संस्कृति का इन पर असर तो होगा ही। बिल्कुल, बहुत गहरा असर है। त्योहारों के समय जब ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा में धार्मिक लोक नृत्य करते हैं तो उस पर बुंदेली संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भूगोल कैसे संस्कृति को गढ़ता है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। जी। तो जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले इस सहरिया समुदाय से आगे बढ़कर अब हम वापस सोनभद्र की ओर चलेंगे और उस जनजाति को देखेंगे जो आग और लोहे के साथ काम करती है, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति। यहाँ मैं श्रोताओं को फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला है और यहीं पर अगरिया जनजाति निवास करती है। एनालॉजी दूं तो ये प्राचीन काल के धातुकर्मी हैं, एक तरह के प्राचीन इंजीनियर या मेटलर्जिस्ट्स। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इनका पुश्तैनी काम ही है लोहा गलाना, यानी आयरन स्मेल्टिंग। और क्योंकि ये लोहा गलाने के लिए हमेशा आग के पास रहते हैं, आग में काम करते हैं, इसीलिए इन्हें अगरिया कहा गया। आग से अगरिया। जी, नाम का सीधा संबंध पेशे से है और सबसे दिलचस्प बात इनकी धार्मिक मान्यताओं में है। इनके प्रमुख देवता कौन हैं? इनके प्रमुख देवता है लोहासुर। लोहासुर, लोहे के देवता? जी, और इनकी ये बहुत ही गहरी मान्यता है कि भगवान लोहासुर उसी धधकती हुई भट्टी में रहते हैं जिससे ये लोहा गलाते हैं। वाह, मतलब वो भट्टी, वो फर्नेस उनके लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि भगवान का निवास स्थान है। बिल्कुल। उसी से उनका जीवन चलता है। और भगवान लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए ये क्या करते हैं? लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए ये जनजाति विशेष रूप से काले मुर्गे की बलि या प्रसाद चढ़ाती है। ये उनके अनुष्ठान का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। काले मुर्गे का चढ़ावा। तो लोहे को पिघलाने वाले समुदाय से अब हम सोनभद्र के ही एक अन्य समुदाय की ओर मुड़ेंगे। बैगा जनजाति की ओर? जी, बैगा जनजाति, जो इन सभी जनजातियों के लिए डॉक्टर और पुजारी दोनों का काम करते हैं। जी, बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र भी सोनभद्र जिले के पहाड़ी और जंगली इलाकों में ही है। यहाँ मेरे मन में एक बहुत गहराई भरा विचार आ रहा है। अगर हम इस पूरे जनजातीय इकोसिस्टम को देखें तो ये समाज कितना आत्मनिर्भर है। वो कैसे? मतलब इस इकोसिस्टम में उनके अपने विशेष पुजारी हैं और अपने ही डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। गौंड जैसी बड़ी जनजातियां बैगा समुदाय को बहुत पवित्र मानती हैं। क्यों? क्योंकि बैगा लोग पारंपरिक पुरोहित यानी प्रीस्ट का काम करते हैं और इसके साथ ही वे वैद्य, जिन्हें स्थानीय भाषा में ओझा या गुनिया कहा जाता है, उसकी भूमिका भी निभाते हैं। ओझा या गुनिया यानी शरीर और आत्मा दोनों के चिकित्सक। जी, और अगर हम इनकी कृषि की बात करें तो ये भी बहुत खास है। क्या करते हैं ये खेती में? ये स्थानांतरित कृषि, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसका पालन करते हैं। मैं इसे बहुत सरल विस्तार से समझाती हूँ। जी, समझाइए। इसमें वे जमीन के एक टुकड़े पर कुछ समय खेती करते हैं और फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि जंगल खुद को दोबारा हरा भरा कर सके। बैगा लोग इसे बेवर या दहिया कहते हैं। बेवर या दहिया, ये तो प्रकृति के संरक्षण का एक बहुत ही प्राचीन तरीका है। बिल्कुल। और बैगा महिलाओं के बारे में जो गोदना वाली बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, टैटूइंग। बैगा महिलाओं के लिए गोदना केवल कोई शौक या फैशन नहीं है, ये उनके श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक एसेंशियल पार्ट है। जी, इसके बिना उनका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। और एक बात जो इन्हें वैद्य बनाती है
वो है पेड़ पौधों का ज्ञान। जड़ी बूटियों का ज्ञान। जी, जंगलों की जड़ी बूटियों और औषधियों का इन्हें इतना गहरा ज्ञान होता है कि इन्हें प्राकृतिक चिकित्सक ही माना जाता है। तो प्रकृति के इन पुजारियों और चिकित्सकों को समझने के बाद अब हम अपने इस लंबे अध्ययन सत्र की अंतिम जनजाति की ओर बढ़ते हैं। और वो है पनिका या पंखा जनजाति। पनिका या पंखा। इनकी विचारधारा तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग और बहुत उदार है। बिल्कुल। सबसे पहले इनका निवास क्षेत्र जान लेते हैं। ये जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पाई जाती है। सोनभद्र और मिर्जापुर, और अब वो तथ्य जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत अचंभित भी करता है। आप इनके धर्म और संप्रदाय की बात कर रहे हैं ना? जी, इस जनजाति का बहुसंख्यक वर्ग कबीरपंथी है। जी हाँ, कबीरपंथी। मतलब एक जनजातीय समाज का 15वीं सदी के संत कबीरदास जी का अनुयायी होना अपने आप में एक अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा है। बिल्कुल। और कबीरपंथी होने का सीधा असर इनके खान पान पर पड़ा है। वो कैसे? क्योंकि कबीरदास जी अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए पनिका समाज पूरी तरह से शाकाहारी होता है। शाकाहारी? जी। और ये मांस मदिरा यानी शराब का सख्त परहेज करते हैं। ये बाकी जनजातियों के मुकाबले एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इनका काम क्या है? ऐतिहासिक रूप से पनिका जनजाति को जनजातियों का बुनकर यानी वीवर समाज माना जाता है। बुनकर समाज? जी, जिनका पारंपरिक काम कपड़े बुनना था। और इनकी विवाह प्रथा के बारे में जो लिखा है, मैं उनकी उदारता की वाकई तारीफ करूंगा। जी, आप सही कह रहे हैं। इनके समाज में विचारों का बहुत खुलापन है। बिल्कुल, मैं इसे स्पष्ट रूप से बताती हूँ। इनके समाज में विधवा विवाह यानी विडो रीमैरिज को पूरी तरह से सामाजिक मान्यता प्राप्त है। विधवा विवाह को मान्यता? और इसके साथ ही देवर भौजाई विवाह को भी समाज में पूरी स्वीकृति मिली हुई है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है जो इनके खुले विचारों को दर्शाती है। जी, ये इनकी एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। तो दोस्तों, आज हमने स्रोत में दी गई हर एक जनजाति को बहुत ही विस्तार से समझा, लेकिन इस पूरे अध्ययन से मैं एक ऐसा गहरा विचार निकालना चाहूंगा जो सीधे तौर पर कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा का सार है। वो क्या विचार है? आप सब ध्यान दीजिए कि कैसे किसी समुदाय का पेशा सिर्फ उनका रोजगार नहीं रहा। जी, चाहे वो अगरिया जनजाति का लोहे का काम हो, बिल्कुल, या खरवारों का कत्थे का व्यापार हो, हाँ, माहीगिरों का नदी में मछली पकड़ना हो, या पनिका समाज का कपड़े बुनना हो। सही कहा। उस पेशे ने सिर्फ उनकी आजीविका नहीं चलाई, बल्कि उसने उनके नाम तय कर दिए, उनके देवताओं को जन्म दिया जैसे लोहासुर, और उनके पूरे वजूद को आकार दे दिया। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के आधुनिक दौर में, जहां हम कॉरपोरेट में या अलग अलग जगह काम करते हैं, क्या हमारे काम या हमारे पेशे हमारी पहचान और हमारी मान्यताओं को भी इतनी ही गहराई से आकार दे रहे हैं? क्या हम भी अपने अपने लोहासुर की पूजा कर रहे हैं? वाकई, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से मनन किया जाना चाहिए। आज के सत्र में हमने बिना किसी जल्दबाजी के एक एक तथ्य को उसकी पूरी गहराई में जाकर समझा है। जी बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोता इस ज्ञान को, इन तथ्यों को और इस अंतिम विचार को अपने मन में अच्छी तरह सहेज कर रखें। कोई भी निष्कर्ष जल्दबाजी में ना निकालें, बल्कि इस पर विचार करें। आज के इस गहन अध्ययन सत्र और विस्तृत चर्चा को हम अपनी स्वाभाविक गति पर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।